नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राजस्थान सरकार नया धर्मांतरण विरोधी कानून लाने जा रही है। बिल बल या धोखे से धर्मांतरण पर जेल और भारी जुर्माना लगेगा। धर्मांतरण बिल का मुख्य उद्देश्य बलपूर्वक, धोखाधड़ी या कपटपूर्ण तरीकों से किए जाने वाले अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना है। नए धर्मांतरण बिल में सामान्य मामलों में 7 से 14 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना और नाबालिगों, महिलाओं, विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मामलों में 10 से 20 साल की जेल और न्यूनतम 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक धर्मांतरण में 20 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख तक रुपए का जुर्माना जो है यहां पर लग सकता है। बिल को लेकर मॉनसून सत्र में सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ पक्ष की तरफ से कहा गया, क्या कुछ विपक्ष ने पलटवार किया है, आपको सुनाते हैं। उनको यह भी पता है कि राजस्थान की विधानसभा में इस बार धर्मांतरण का बहुत सख्त कानून आने वाला है, इसीलिए उनके पहले से पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। और ये जनता की आवाज़ है, इसको हम लाएंगे और राजस्थान की विधानसभा के माननीय सदस्य ऐतिहासिक ध्वनिमत से इसको पास भी करेंगे। इसलिए मैं पुनः प्रतिपक्ष के सभी माननीय साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आइए, राजस्थान विधानसभा का जो गौरवशाली इतिहास है उस परंपराओं को निभाइए। कईयों को डरा धमकाकर कई रूप में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य कहीं हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसकी मांग थी। राजस्थान में भी ये धर्मांतरण बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए और इस प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही है उन पर नियम कायदों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी एक शुरुआत हुई है। मैं पूरी कैबिनेट को, राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी इस मांग को सुना गया और आवश्यकता थी इसकी। अभी आने दीजिए। कल मैंने देखा था एक क्वेश्चन लगाया फूल सिंह मीणा जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। उनके द्वारा एक क्वेश्चन लगाया गया कि राजस्थान में लव जिहाद के कितने मामले हुए हैं। सरकार ने जवाब दिया है 0। फिर वो दूसरे खंड में पूछते हैं इसको रोकने के लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हम धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है और उसका जो जवाब है, ये सारी चीज़ जनता समझ सकती है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। बाकी एक बार बिल आ जाए उसके अंदर किस प्रकार का ये प्रोविज़न कर रहे हैं वही देख के बताएंगे। बाकी धर्मांतरण कानून तो ऑलरेडी देश के अंदर है। ये क्या किन बिंदुओं के साथ लेके आ रहे हैं, एक बार बिल पेश हो जाएगा तो ज़रूर उस पर भी हम बात करेंगे। किसी भी प्रकार का लव जिहाद या और किसी भी दबाव, परिजन को फंसा करके और उसके बदले में किसी भी प्रकार का करवाना, मैं सोचता हूँ कि इसको रोका जाना चाहिए। और इसी निमित्त ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, ये विधेयक लाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, कैबिनेट ने किया है, बहुत अच्छा है। शांति कायम रहेगी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप सबको जीने का अवसर मिलेगा। अभी तो बिल आने दो, बिल की शक्ल आने दो, क्या क्या उसमें चीज़ें लेके आ रहे हैं और क्या आपत्तियां उसमें हम करेंगे, वो अभी मैं कहूँ कि हम इस पे आपत्ति करेंगे, पता लगा वो कॉलम ही नहीं है उसमें। तो जब बिल आएगा उस बिल को स्टडी करेंगे और बिल के स्टडी के अंदर जो भी गलत बातें होगी उस पर ऐतराज करेंगे, जो सही बातें होगी उसका स्वागत करेंगे। वहीं धर्मांतरण बिल पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, धर्मांतरण रोधी कानून बिल सरकार ला रही है, कानून बन जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, किसी की गरीबी, किसी की मजबूरी, किसी का बलपूर्वक डरा धमका के कोई धर्मांतरण नहीं करा पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। बलपूर्वक लोभ देकर क्या इससे आदिवासियों और दलितों की कोई स्थिति में सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा। अब आमतौर पर उनकी मजबूरी का फायदा उठा के ही तो वहाँ धर्मांतरण ज़्यादा आदिवासी इलाके में हो रहा है। तो इसलिए तो मैंने बढ़ के आगे एक कदम ये कल कैबिनेट में कह दिया कि इसके साथ इतना प्रोविज़न और होना चाहिए
कि जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया और आरक्षण का फायदा उठा के वो क्रिश्चियन बन जाता है, पारसी बन जाता है, तो उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्या कानूनी दायरे में आरक्षण रोका जा सकेगा इस तरीके से धर्मांतरण करने? इसको लीगली एग्जामिन करवाने का फैसला हुआ है कल। डॉक्टर साहब, एक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के स्थिति क्या है? मंत्री अलग अलग बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने सुझाव दिया है, कुछ कह रहे हैं रद्द किया है, नहीं, मेरे को तो जो आभास हुआ डिटेल नहीं पड़ा है। जब कोर्ट ने बड़ा विस्तृत उसमें विश्लेषण किया है तो परीक्षा मेरे व्यक्तिगत राय है दोबारा होनी चाहिए, रद्द है। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि जो उन्होंने कोर्ट के फैसले को अध्ययन किया उस हिसाब से कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने के लिए कहा है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन रोधी बिल लाया जा रहा है वो मजबूत होगा, दलितों आदिवासियों की स्थिति को भी सुधारेगा, और ऐसी स्थिति में अगर कोई आदिवासी या दलित धर्म परिवर्तन करता है तो उसके आरक्षण का अधिकार भी रोका जाना चाहिए। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, देखिए अब सरकार तैयारी कर रही है कि धर्मांतरण विरोधी कानून जो बनाया जाए, बिल लाया जाए, क्योंकि बाकी कई राज्यों में ये बिल आ चुका है, वहां कानून बन चुका है, अब राजस्थान भी कोशिश में है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस बिल का विरोध करता आया है और आज भी ये देखने को मिला है कि वो हंगामा कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि ये बिल जो है वो राजस्थान में जिस तरह से धर्मांतरण होता है उसको रोक पाएगा, या सरकार कब तक लागू कर पाएगी इसको अगर ये बिल पास हो जाता है विधानसभा से इस सत्र में? देखिए अनिल, इस बिल को जो सदन में पेश किया जाना है वर्तमान सत्र में, इसके अलग अलग पहलू हैं। इसके राजनीतिक पहलू अलग हैं और धार्मिक पहलू और सामाजिक पहलू अलग हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि दो अलग अलग धर्मों के लोग जब आपस में शादी करते हैं तो उस मामले में कई बार पारिवारिक विवाद होता है, कई बार उम्र की बाधा होती है, कई बार नाबालिग बच्चियां होते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, इन सब के प्रावधान इसमें किए गए हैं, अलग अलग सजा के प्रावधान किए गए हैं। पहली बार कोई व्यक्ति ये अपराध करता है, धर्मांतरण का काम करता है, तो उसको 7 साल की सजा होगी, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर रिपीट ये करता है तो उसकी सजा बढ़ाने के प्रावधान है। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, नाबालिग, दिव्यांग के साथ में धर्म परिवर्तन का कोई काम होता है तो उसके लिए 10 साल की न्यूनतम सजा है, 20 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। संस्थान अगर ये कोई करती है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। विदेशी संस्था की अगर इसमें कोई भागीदारी है तो उसके ऊपर जुर्माने के अलग प्रावधान है। लेकिन अगर ये रिपीटेडली किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है, तो उम्र कैद तक के प्रावधान है और 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान है। इतना ही नहीं, अगर किसी संस्थान की बिल्डिंग को इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो उस बिल्डिंग को धराशायी करने के प्रावधान भी होंगे। और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अब से पहले इस तरह बिल्डिंगों को गिराने के प्रावधान ऐसे कानूनों में नहीं देखे गए। इसके अलग अलग पहलू जो हम बता रहे थे दर्शकों को, सरकार ये लाना चाहती है धर्मांतरण रोधी कानून, धर्मांतरण को रोकने के लिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहते हैं कि हाल ही उन्होंने एक सवाल देखा, जो बीजेपी के ही विधायक जो उदयपुर ग्रामीण से आते हैं, फूल सिंह मीणा, जो सभापति पैनल में भी हैं, उनकी तरफ से सवाल लगाया गया कि कितने लव जिहाद के मामले हैं। उसमें सरकार का जवाब है 0 मामले हैं और सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है। आपकी विपक्ष के लोगों से बातचीत हुई होगी, विपक्ष को दिक्कत कहां है? देखिए, विपक्ष का ये कहना है कि जब बिल आएगा सदन में उसके प्रावधान देखे जाएंगे, उसमें मेरिट पर बात होगी कि क्या प्रावधान सही है और क्या गलत है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का ये कहना है कि जो चीज़ है ही नहीं, यानी फूल सिंह मीणा के सवाल में ये आ रहा है कि ऐसा कोई लव जिहाद का मामला रिकॉर्ड पर ही नहीं है, तो उसको रोकने के लिए कानून लाने की क्या जरूरत है। लेकिन वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से जब बार बार पूछा गया तो थोड़े इरिटेशन के अंदाज में उन्होंने कहा कि आप बर के पास जाइए, आप सेंदड़ा में जाइए, ब्यावर जिले के लगते हुए ये इलाके हैं, ब्यावर और पाली से लगते हुए इलाके हैं, तो वहाँ पर इस तरह के बहुत से मामले आते हैं। लेकिन चूंकि लव जिहाद जैसा कोई ऑफिशियल टर्म नहीं था जिसको FIR में दर्ज किया जाए, या जो इंडियन पेनल कोड है या भारतीय जो कानून है उनके तहत ऐसे कोई विषय नहीं थे जिसमें किसी एक्शन को लव जिहाद का नाम दिया जा सके। जबकि दो अलग अलग धर्मों के लोग जब शादी करते हैं और किसी एक का धर्म परिवर्तन होता है, तब इस तरह के मामले आमतौर पर समाज में सुनने में, प्रचलन में आते हैं। रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। तो जो चीज़ ऑफिशियल नहीं होती उसको पुलिस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लेती है। जैसा कई बार हम सुनते हैं कि कितने किसानों ने आत्महत्या की तो आता है, कर्ज के चलते आत्महत्या की तो आता है 0 केस ने की। तो लेकिन होता आमतौर पर है ऐसा।
तो जो चीज रिकॉर्ड में आएगी पुलिस उसी को दर्ज करती है। मदन राठौड़ वो चीज बता रहे थे जो जमीनी हकीकत है। फूल सिंह मीणा को शायद वो जवाब मिला जो अधिकारियों ने रिकॉर्ड में देख करके बताया। और इसी तरीके से बालमुकुंदाचार्य को देख लीजिए, आप रफीक खान को देख लीजिए, सबकी प्रतिक्रिया हमने सुनवाई। लेकिन पहलू ये भी है कि अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, एससी और एसटी का रिजर्वेशन का फायदा भी ले और धर्मांतरण के जरिए मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो भी ले, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल, कई प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर पहुंचे हैं। मोहन भागवत का जोधपुर दौरा है। 10 दिन के दौरे पर मोहन भागवत रहेंगे। 3 सितंबर तक 3 दिवसीय समन्वय बैठक चलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर पहुंचे हैं और 10 दिन तक वो यहां पर रहेंगे। 3 सितंबर तक यहां पर एक बैठक होने वाली है, 3 दिवसीय समन्वय बैठक। उसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं उनका स्वागत किया गया है। 10 दिन के दौरे पर मोहन भागवत रहेंगे। 3 दिवसीय समन्वय बैठक यहां होने वाली है जोधपुर में, उस पर भी हिस्सा ले रहे हैं। तो जोधपुर पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब एयरपोर्ट पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे। तो अब यहां पर 3 दिवसीय समन्वय बैठक है, उसमें हिस्सा लेंगे और 10 दिन के दौरे पर हैं। मुकुल परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, जोधपुर में पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख और यहां पर 3 दिवसीय समन्वय बैठक होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ प्रमुख चालक जो मोहन भागवत हैं, वो जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका जो है संघ के अधिकारियों ने स्वागत किया और जोधपुर एयरपोर्ट से सीधा वो जो है वो लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर जो है वहां वो रवाना हुए। और कह सकते हैं यहाँ पर उनका 10 दिन का जो है ये प्रवास रहेगा और 5 से 7 सितंबर तक जो है वो जोधपुर में राष्ट्र अखिल भारतीय जो समन्वयक की बैठक है संघ की, उसमें जो है वो हिस्सा लेंगे। और इसमें जो है कह सकते हैं जो अगले 10 दिनों तक जोधपुर में जो है वो संघ की कई प्रमुख रणनीतिक जो विषय है उनके ऊपर चर्चा होगी। और कह सकते हैं प्रमुख जो है वो रणनीति का एक प्रमुख केंद्र जो है वो जोधपुर आगामी 10 दिनों तक रहेगा। और संघ जो मोहन भागवत है उनके जोधपुर पहुंचने पर जो है वो एयरपोर्ट पर भी भारी सुरक्षा के जो है वो इंतजाम किए गए थे। और अगले जो 5 से 7 दिन तक जो 3 दिनों तक जो प्रमुख जो समन्वयक बैठक होगी, इसमें संघ के जो है प्रमुख संगठन के जो नेता हैं वो इसमें जो है वो शामिल होंगे। और 3 दिनों तक कई छोटी बड़ी बैठकें जो है वो होंगी और संघ से जुड़ी हुई कई जो रणनीतिक पर भी जो है वो यहाँ पर जो है चर्चाएं जो है इस बैठकों में होंगी। और कह सकते हैं और हालांकि संघ प्रमुख के जोधपुर प्रवास के दौरान जो है इनके कई कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया है। और अगर बता दें तो कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का भी जो है इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से जो संघ के कार्यक्रम को लेकर जो अधिकारियों की भी जो है वो नियुक्ति वगैरह या जो उनको दायित्व भी दिए गए हैं, उसको लेकर भी जो है किसी प्रकार का जो है वो पत्राचार भी जो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होना चाहिए। लोग कह सकते हैं पूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया है और मीडिया को भी विशेष तौर पर इनके कार्यक्रम से जो है वो दूरी बनाए रखने की भी जो है वो बात कही गई है। और यही जो है वो एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, जहां आमतौर पर जहां मीडिया जब खड़ी रहती है जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो उससे भी जो है आज मीडिया को भी काफी जो है वो दूर रखा गया। लेकिन कह सकते हैं कि 10 दिनों तक जो है वो प्रमुख रणनीति का जो है संघ की एक केंद्र जो है वो जोधपुर रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल आपका इस जानकारी के लिए।